Hello students, myself Dr. Ram Rahis, Assistant Professor from the Department of B.Ed MLK PG काली बलरामपुर। मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पाठ योजना पर लेकर आया हूं। आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे बीटीसी कर रहे हो, चाहे डीएलएड बीएड कर रहे हो, पाठ योजना आपके कोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि पाठ योजना एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कोई भी एग्जामिनर या कोई भी शिक्षक आपके विषय में बहुत कुछ जान जाता है कि आप बीएड या बीएड या बीटीसी ऐसे ही किए हैं, बढ़िया से किए हैं, या खाली फर्जी हवा हवाई किए हैं। तो इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ जब आप एग्जाम देने जाते हैं थ्योरी का पेपर, तो उसमें भी दोनों आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स में पाठ योजनाएं बनाने के लिए आती हैं। उसमें भी यदि आपका पाठ योजना ढंग का नहीं है, तो उससे ही एग्जामिनर अनुमान लगा लेता है कि आप ना ऐसे ही बीएड किया है या बीटीसी कर रहे हैं, तो आपको बाकी क्वेश्चन पर भी नंबर उसका कम हो जाता है। तो इस पाठ योजना को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आप 10 वीडियो अलग अलग मत देखिए, आप इस एक वीडियो को देख लीजिए, ध्यान समझ लीजिए, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कभी आप पाठ योजना संबंध कोई समस्या नहीं आएगी, अदरवाइज आप हमेशा इसमें उलझे रहेंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले दो तीन बात हम आपको बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि पाठ योजना जो है हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग अलग होती है। चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हो, चाहे रोहलखंड यूनिवर्सिटी में हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हो, सबका थोड़ा पैटर्न अलग अलग होता है, फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस होता है। लेकिन उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि 80% से 90% तक लगभग सेम रहता है। 80 से 90% लगभग सेम ही चीज रहती है, बेसिक चीजें सब सेम रहती हैं। कुछ चीजें 10-20% जो है यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो आप उससे परेशान ना होइए, जो 80% उसको हर जगह एक जैसा रहता है उसको ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ आप चाहे क्या कहते हैं आर्ट्स आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, या क्या कहते हैं साइंस साइड के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही एक कॉमन योजना बनाई है, जिसमें दोनों के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। इसके साथ लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, तो लैंग्वेज के लिए भी कुछ चीजें इसमें काम करेंगी, बाकी लैंग्वेज के लिए थोड़ा प्लान अलग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाठ योजना में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम जो है विद्यालय का नाम डालते हैं। विद्यालय का नाम कौन सा होता है? जहां आप बीएड का जो है इंटर्नशिप आपका होता है, अर्थात जहां टीचिंग आपकी लगी होती, वहां उस विद्यालय का नाम डाला जाता है। जैसे ये एमपीपी इंटर कॉलेज बलरामपुर है, यहाँ हमारे बच्चे टीचिंग कर रहे हैं, तो इसका मैंने बनाया हुआ है। अगला होता है कि ये क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है, जनरल एंट्री होती है, कि जैसे आप जाते हैं तो जनरल एंट्री की जाती है। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। इसमें क्या क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा इसमें चेंजेस हो जाता है, कोई इसे 3 इधर करके 3 इधर लिख देता है, तो इस तरह से अलग अलग हो जाता है। इसके बाद प्रकरण जो है यहाँ पे लिखा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रकरण इसी सेल में ही किसी एक सेल में लिख दिया जाता है, तो सेल में लिखना थोड़ा इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि छोटे सेल में पूरा बड़ा प्रकरण आ नहीं पाता, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे लिखते हैं, वेट में लिखते हैं। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा माइन्यूट अंतर होता है, बाकी सबका सेम रहता है। तो थोड़ा हमको ये ज्यादा मनोवैज्ञानिक लगा, तो इसको हम लोग इस तरह से उसको बनाते हैं। इसमें दिनांक वो होती है जिस दिन आप पाठ योजना पढ़ाते हैं। कक्षा, मान लो जिस कक्षा में आपका टीचिंग लगा है, जिस कक्षा में पढ़ाना है, कक्षा 8-7, या 8 का मान लो 2-3 सेक्शन है, तो आप सेक्शन बी को पढ़ा रहे हैं, तो 8 के ब्रैकेट में बी लिख लीजिए। इसी साथ जो विषय, जैसे मान लो सामाजिक विषय, उसके अंतर्गत क्या है? भूगोल है। इसी तरह मान लो गणित पढ़ा रहे हैं, तो विषय हो जाएगा गणित। वो विषय में आप अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित जो भी आपका है वो आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डिवीजन होता है। मान लो हिंदी पढ़ा रहे हैं तो विषय हिंदी हो जाएगा, उपविषय गद्य पद्य व्याकरण हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में प्रोज पोएट्री ग्रामर हो जाता है। तो ये इस तरह होता है। कुछ लोग इसको जो है उपविषय में लिखकर विषय में ही ब्रैकेट में भूगोल लिख देते, तब भी काम चल जाता है। कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चक्र, चक्र मतलब होता है कि जिस पीरियड में आप जा रहे हैं, मान लो दूसरा तीसरा चौथा घंटा, आप चौथे घंटे में आप जा रहे हैं, तो उसको चौथा चक्र हो जाएगा। अवधि आपके यहाँ जो भी हो, 40, 45, 35 मिनट जो भी हो उसको डाल लीजिए। प्रकरण हो गया। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण चीज है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इसके विषय में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। सामान्य उद्देश्य जो है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सामान्य उद्देश्य ये किसी विषय के से संबंधित होता है। मान लो आप साइंस का कोई फिजिक्स पढ़ा है, तो फिजिक्स का हो जाएंगे। मान लो उसमें ज्योग्राफी का प्लान है, तो ज्योग्राफी विषय मानी भूगोल विषय के जो पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, वो सब हैं। तो अर्थात सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। तो ये जो है, जैसे इसमें है
पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण की समझ विकसित करना, मानव और पर्यावरण के संबंध को समझने का कौशल विकसित करना। किसमें विकसित करना? विद्यार्थियों में विकसित करना होता है। ठीक है। तो दूसरी चीज है, ये सामान्य उद्देश्य को हमेशा क्या कहते हैं, करना फॉर्म लिखा जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखा जाता है। देखिए, इस चीज का विकास करना, इस चीज को विकसित करना, इस चीज की गुणों का विकास करना, करना 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 फॉर्म लिखा जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में इसको लिखा जाता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये, और इसी के जो है 8 ऑब्जेक्टिव हमने लिखे हैं, 8 जो है जनरल उद्देश्य लिखे हैं। तो आपके कुछ भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं किसी विषय के, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो इन क्या कहते हैं, सामान्य उद्देश्य को आप कैसे लिखेंगे? तो सामान्य उद्देश्यों को लिखने के लिए आप जो है कोई भी जो है क्या कहते हैं, किताब आपके पास हो, जो क्या कहते हैं भूगोल शिक्षण के, आपका जो भी विषय शिक्षण विषय है उससे संबंधित कोई किताब है, उसमें देखिए। उसके बाद नेट देखिए, इंटरनेट, वहाँ क्या कहते हैं भूगोल शिक्षण या आपके विषय शिक्षण से संबंधित सामान्य उद्देश्य क्या है। इसके साथ जो है आपका जो संबंधित टीचर है, सबसे पहले तो उसी से पूछिए कि हाँ, भूगोल शिक्षण क्या, उससे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित क्या कहते हैं सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो सारी जगह से देख लीजिए। उसके बाद बढ़िया से 8-10 पॉइंट जो है सामान्य उद्देश्य विषय में अच्छे से निकाल के रखिए, जो अपने टीचर को दिखा लीजिए कि हाँ, कौन से जो है बेस्ट हो सकते हैं। उनको 8-10 पॉइंट को सामान्य उद्देश्य को लिख लीजिए। ये हमेशा हर पाठ में वही बने रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। एक बार लिख लिए तो हमेशा ये हर लेसन प्लान में, मान लीजिए एक सब्जेक्ट 30 लेसन प्लान बनाते हैं, 30 में ये हमेशा जो है सेम रहेंगे, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, अक्सर टीचर सलाह देते हैं कि 5 प्लान तक इनको क्या कहते हैं बनाइए। 5 प्लान के बाद जो है जैसे ही आता है तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि 5 प्लान में आपको सब याद हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ सामान्य उद्देश्य विषय में आप समझ गए होंगे। ये विषय संबंधित होते हैं, पूरे जो विषय होता है शिक्षण उससे संबंधित होते हैं। जैसे आप मान लो विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो है डेवलपमेंट करना, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना, समस्या समाधान करने का विकास करना। इस तरह जो भी आपके विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हो सकते हैं। तो अपने टीचर से मिलकर इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से सब लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य हर टॉपिक के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे आप मान लो किसी एक सब्जेक्ट में 30 प्लान पढ़ाते हैं, तो 30 प्लान में सारे विशिष्ट उद्देश्य जो है उसका कंटेंट अंदर का क्या कहते हैं बदलता रहेगा। हेडिंग ये 4 ही रहेंगे, ज्ञान बोध कौशल अनुप्रयोग यही रहेंगे, लेकिन इनका कंटेंट जो है टॉपिक के अनुसार बदलता रहता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन पर आधारित होता है कि कैसे क्या कहते हैं इसको जो कंटेंट जो है रखा जाए, विशिष्ट उद्देश्य कैसे निर्धारित करें। तो इसको समझे बिना आप कर नहीं पाएंगे। तो एक बार समझ लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे होता क्या, जैसे हम शिक्षण करते हैं तो उसके क्या कहते हैं कई स्तर होते हैं। जैसे मैंने हम लोग कोई चीज पढ़ाए हैं, तो एक होता है कि हाँ, मोटा मोटा सतही जानकारी दे दिया तो ज्ञानात्मक स्तर हो गया, क्या ज्ञान लेवल का जान। मान लीजिए इसमें क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे हैं, उसका मोटा मोटा जानकारी क्या, कि क्या कहते हैं भूपर्पटी, निकृष्ट, मेंटल और कोर, ये क्या है उनकी जो है परतें हैं। पृथ्वी के जो है 3 जो है परतें हैं। तो इनके विषय में जानकारी होना, कितनी मोटाई, संघर्षण, विशेषताओं के बारे में जानकारी हो जाना, मोटा मोटा सतही जानकारी होना, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कि ज्ञानात्मक आप उस क्या कहते हैं जो भी टॉपिक है उसके विषय में मोटा मोटा जानकारी कर लेते हैं। जैसे आप साइंस के हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, तो उसमें ये हो जाएगी कि हाँ, विद्यार्थी पदार्थ की व्यवस्थाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तो उसमें क्या, पदार्थ की क्या कहते हैं विभिन्न अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान में केवल सतही जानकारी बताई जाती। बोध में क्या होता है कि बोध में हम बच्चे ने इसमें सतही जानकारी ले ली कि हाँ, मान लो ये क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसमें 3 परतें होती, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो उसके विषय में जानकारी हो गई। उसके बाद बोध लेवल क्या होता है कि उसकी समझ हो जाती कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, इनकी क्या विशेषताएं, इन एक क्या कहते हैं उनके अंदर की चीज समझ जाना, अर्थात उनकी उस उन्हीं सारी परतों के विषय में उसको समझ विकसित हो जाना। तो ये बोध क्षेत्र में आता है। जैसे भूपृष्ठ पर आने वाले भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का आंतरिक संरचना से संबंध समझ सकेंगे, परतों के बीच अंतर कर सकेंगे कि क्रस्ट और मेंटल और कोर में क्या क्या अंतर है, ठीक है, अंतर कर सके, तथा विभिन्न परतों के तापमान, घनत्व, रासायनिक संगठन की तुलना कर सकेंगे। तो ये क्या कहते हैं समझ है। अर्थात कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं
तो उसमें जब आपकी समझ विकसित हो जाती तो उसकी व्याख्या कर सकेंगे अपने शब्दों में, उसके उदाहरण दे सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, ऐसा कर पाएंगे। तो ये समझ को बताता है। तो जब क्या कहते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो लेके चलते हैं कि बच्चे को हम ज्ञान लेवल पर क्या सिखाएंगे, बोध लेवल पर हम क्या सिखाएंगे, और कौशल में हम क्या सिखाएंगे। कौशल में क्या होता है कि किस ज्ञान में उसने कोई मोटा मोटा जानकारी हो गई, बोध में उस चीज की समझ हो गई। कौशल में क्या और एक स्टेप आगे की चीज है, उसमें इतना जानकारी हो गई, उसके क्या कहते हैं उसमें उसका कौशल विकसित हो गया। जैसे विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विभिन्न परतों की पहचान करने, चित्र मानचित्र को पढ़ने समझने, संरचना का चित्र बनाकर लेबलिंग करने तथा मॉडल निर्माण जैसे व्यवहारिक कार्यों में कौशल विकसित कर सकेंगे। यानी इस स्तर पर क्या कहते हैं बच्चा जो है कौशल जो भी चीज सीखी उसको स्किल के रूप में भी सीख लेता है, उसको स्किल्ड हो जाता है, यानी एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर होता है अनुप्रयोगात्मक, अर्थात जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसका उस नॉलेज का जो है पाठ में पढ़ाई गई ज्ञान का अनुप्रयोग कहाँ करेगा, अर्थात उसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो ये और नेक्स्ट लेवल की चीज है, अर्थात हमने पढ़ाया तो बच्चे ने उसको क्या कहते हैं सीख लिया, फिर उसका क्या कहते हैं अच्छे से समझ लिया, कौशल भी उसमें विकसित हो गया। फिर उसका सीखने के बाद उसका जीवन उपयोग कहाँ करेगा, तो जहां जहां जीवन उपयोग करेगा वो अनुप्रयोग में आ जाएगा। तो इसमें मान लो कोई विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे से क्या कहते हैं उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी समझ भी हो गई, उसमें स्किल भी डेवलप हो गया, तो उसका क्या करेगा बाद में उसका अनुप्रयोग अच्छे से कर लेगा, उस ज्ञान का उपयोग अच्छे से कर पाएगा। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान का उपयोग भूगर्भीय घटनाओं की व्याख्या करने में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की समस्याओं की दृष्टि से, उनको समस्याओं को समझने की दृष्टि से, प्राकृतिक आपदाओं को समझने और उनसे बचाव कार्य करने में उस ज्ञान का उपयोग कर सकेगा। मान लो किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ परतों के अंदर क्या होता है, कैसे भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी आता है, तो कैसे क्या कहते हैं उसका बचाव कर पाएगा, कैसे योजना बना पाएगा, कैसे प्लानिंग कर पाएगा। तो कोई चीज हम सिखाते हैं तो उसके जो है क्या कहते हैं कई उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य में क्या कहते हैं कई होते हैं कि हम पहले हमने क्या कहते हैं ज्ञानात्मक लेवल की जानकारी दे दी, सतही जानकारी, क्या कहते हैं मोटा मोटा। उसके बाद बोध लेवल तो उसको और गहराई से उस चीज को अच्छे से भली भांति उस चीज को समझ सकेगा कि हाँ जैसे विभिन्न परतें हैं तो उसके परतों में क्या क्या है, क्या कहते हैं कैसे बनी, किससे बनी, कौन पर जो है तरल है अवस्था में, कौन ठोस अवस्था में, कैसे क्या कहते हैं भूकंप से ज्वालामुखी से परतों का संबंध होता है, उन सारी चीजों को समझ पाएगा। कौशल में उन सारी चीजों को दिखा पाएगा, उन सारी चीजों के आधार कुछ निर्मित कर पाएगा। ठीक है। अनुप्रयोग में जो भी जानकारी सीखी है उसका हम व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। कोई भी नॉलेज कोई भी ज्ञान जिसका हम व्यवहारिक जीवन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है कि कम से कम इस लेवल तक तो विद्यार्थी को लाना ही चाहिए। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या जो भी शिक्षण का जो है क्या कहते हैं हो रहा है, अधिकतर उसमें ज्ञान लेवल तक ही चीजें चल रही, बोध ज्यादातर बोध तक आ जाएंगी। एक यहाँ रट लिया, रट्टा हमारी चीजें समझ ली कि उसके अंदर उसके बारे में क्या है, उसके विषय में क्या है, उसकी समझ कम होती है विद्यार्थियों को। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो ज्ञान बोध कौशल और अनुप्रयोग लेवल तक अर्थात ज्ञान का उपयोग कर पाए। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसने पहले क्या करता करता है डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, उसके विषय में मोटी मोटी जानकारी हो जाता है, फिर उस चीज की समझ हो जाती। फिर कौशल में क्या करेगा, उस चीज को मान लो कोई मान लो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा तो क्या कहते हैं उसका इंजेक्शन कैसे इंजेक्शन लगाया जाएगा, किस बीमारी में कौन दवा लिखी जाएगी, कैसे ऑपरेशन किया जाएगा, उसका स्किल सीखता है, उसको जो प्रयोग करके स्किल सीखता है डॉक्टर के साथ रह के। फिर जब स्किल्ड हो जाता है तब उस ज्ञान का उपयोग करता है, अनुप्रयोग करता है कि हाँ रियल सिचुएशन में जाके किसी मरीज को दवा देता है, उसका ऑपरेशन करता है, जो भी है उसको ट्रीटमेंट करता है, तो उस ज्ञान का उपयोग करता है। तो ज्ञान का क्या कहते हैं इस लेवल तक तो शिक्षण होना चाहिए। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों में क्या कहते हैं हम ज्यादा समय ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो विशिष्ट उद्देश्य जो आपका होता है कि आप निर्धारित करते हैं कि आप पढ़ाने के बाद क्या कहते हैं ये बच्चों में क्या देखना चाहेंगे। तो इन ज्ञान में ये चीजें कर सकेंगे विद्यार्थी। अगर मान लो बोध लेवल की क्षमता हो गई तो विद्यार्थी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का आंतरिक संरचना संबंध को समझ सकेंगे, परतों के बीच अंतर कर सकेंगे, भिन्न परतों के तापमान घनत्व का रासायनिक संगठन की तुलना कर सकेंगे, कौशल हो जाएगा, उसका ज्ञान का उपयोग भी कर लेंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं, इस लेवल तक विद्यार्थी पहुंच पाते हैं तो मान लीजिए आपका शिक्षण कार्य बहुत अच्छा होगा। अगर इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समझ जाइए आपका शिक्षण कार्य अच्छा नहीं है, तो दोबारा से फिर आप शिक्षण कार्य करिए।
तो आपको लास्ट में जो मूल्यांकन करना होगा तो इसी पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हाँ आपका ज्ञान क्षेत्र तक का बच्चों को समझ में आया, या आपका शिक्षण से बोध लेवल तक का समझ में आया, या बच्चों को कौशल लेवल तक समझ गए, या आपके पढ़ाने से अनुप्रयोग लेवल तक समझ गए। यदि आपके पढ़ाने से बच्चे अनुप्रयोग लेवल तक समझ जा रहे हैं तो समझ जाइए आपका शिक्षण कार्य बहुत अच्छा है। चलिए इसको क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या होता है कि शिक्षण विधि ये वो है, जो भी आप मान लीजिए पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ को पढ़ाने में किस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी विधि, मान लो प्रश्न का पूछना हो रहा है, प्रश्न उत्तर का हो रहा है तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। कोई मान लो पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना का डायग्राम बना के ले आए, कोई चार्ट मॉडल ले आए, उस चार्ट मॉडल को देख के उसको उसमें दिखा दिखा के प्रदर्शित करके चीजें जो है उसमें उनका दिखा रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन विधि हो गई। वर्ग चर्चा, कक्षा में कोई डिस्कशन करके सीख रहे हैं तो क्या कहते हैं, वर्ग चर्चा विधि हो गई। मान लो नक्शा में या क्या कहते हैं, उसमें जो मॉडल चार्ट में कोई चीज देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि कहाँ कौन सी परत है, कौन सी कहाँ क्रस्ट है, कहाँ कोर है, कहाँ मेंटल है, तो अवलोकन कर रहे हैं तो अवलोकन विधि हो गई। सहभागिता पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन विधि हो गई। तो आपके सब्जेक्ट अनुसार ये विधियां चेंज होती जाती हैं, आपके सब्जेक्ट आपके टॉपिक के अनुसार ये विधियां चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लो गणित शिक्षण कर रहे हैं तो इसमें आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण विधि हो सकती है। तो इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको क्या करना चाहिए, सहायक सामग्री वो होती है जिसमें क्या कहते हैं, जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, सहायक सामग्री क्या बना के लाए, क्या चार्ट मॉडल क्या बना के लाए। ठीक है, मान लो आप इसमें पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना पढ़ा पढ़ा रहे हैं तो उसमें ग्लोब ला सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल ला सकते हैं, उसका चार्ट ला सकते हैं, चित्र ला सकते हैं, मानचित्र ला सकते हैं, या उसकी कोई स्लाइड बना के आप क्या कहते हैं वो एचपी कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को उसको लगा के कर सकते हैं। वीडियो क्लिप जो है आप जो है बना के ला सकते हैं, वर्कशीट कोई ला सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक है जिसके माध्यम से कोई चीज समझाई जा सकती है, वो भी चीज ला सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी शिक्षण सामग्री लाएंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान थोड़ा ये रखना होगा कि अधिकतर बच्चे इसमें क्या लिख देते हैं, क्या कहते हैं, सहायक सामग्री में लिख देते हैं चाक डस्टर पॉइंटर, क्या कहते हैं, और ये सब लिख देते हैं। तो चाक डस्टर श्यामपट और क्या कहते हैं ये पॉइंटर, ये सब सहायक सामग्री नहीं होती है, कक्षा कक्ष उपकरण होते हैं। सहायक सामग्री वह होती है कि जो भी मान लो आप क्या कहते हैं टॉपिक पढ़ाने के लिए आए हैं, उसमें पढ़ाने में कौन सी सहायक चीज आपको सहायता करेगी। तो मान लो पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना पढ़ा रहे हैं तो उसका पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना का कोई मॉडल जो है, थ्री डायमेंशनल मॉडल क्या कहते हैं, 3D मॉडल ला के उसको सिखा सकते हैं, या चार्ट के माध्यम से सिखा सकते हैं। या मान लो प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ सूर्य बना दीजिए, यहाँ पौधा बना दीजिए तो कैसे सूर्य किरण आती है, स्टार्च बनता कैसे, क्या कहते हैं वो होता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, वो आपके सहायक हुई, आपके समझाने में, एक्सप्लेन करने में, आपके कंटेंट को एक्सप्लेन करने में, व्याख्या करने में, समझाने में वो सहायक होती, उसको सहायक सामग्री कहा जाता है। तो चाक डस्टर पॉइंटर नहीं लिखिएगा, हमेशा जो लिखो तो उसी चीज को लिखिए कि हाँ जो सहायक हो रही है। जैसे कुछ बच्चे लिख देते हैं चार्ट बना के लाए, तो किस चीज का चार्ट बना के लाए इसको भी आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने से पहले पूर्व ज्ञान आता है। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखा जाता है कि मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले पूर्व ज्ञान क्या हो सकता है, विद्यार्थियों को ग्रहों की जानकारी हो सकती है, उपग्रहों की जानकारी, तारों की, पृथ्वी के आकार, उसके स्वरूप के विषय में सामान्य समझ हो सकती है। तो लिखेंगे विद्यार्थियों को ग्रहों, उपग्रहों, तारों, पृथ्वी, आकार एवं उनके स्वरूप के विषय में सामान्य समझ रखते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं कि क्या कहते हैं पूर्व ज्ञान में कि विद्यार्थी इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अरे नहीं, ये तो कॉमन हो गया, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसमें आपको लिखना चाहिए कि क्या कहते हैं पूर्व ज्ञान कौन कौन सा, जैसे विद्यार्थी ग्रहों की जानकारी रख सकते हैं, उपग्रहों की जानकारी हो सकती है, तारों की, पृथ्वी के आकार और स्वरूप की जानकारी हो सकती है। जो भी जानकारी है पूर्व ज्ञान, उसको स्पष्ट रूप से लिखिए। जो विशेष संबंध, जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको लिखा जाता है, ना कि कॉमन रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जो है क्या कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना में इस तरह से फॉर्मेट होता है, या प्रस्तावना लिखेंगे, या प्रश्न लिखेंगे, या उत्तर लिखेंगे। उसके बाद जो है आप कम से कम जो है 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें जो प्रस्तावना का एक कौशल होता है, इसको जो ध्यान सुनेंगे जिनने पढ़ा होगा तो अच्छे से जानते होंगे उसको, उसी का आधार बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं आपका जो ये पार्ट था, चैप्टर था, क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक था। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना
को हमको जो है खुद नहीं बताना है। प्रस्तावना में ये होता है कि हमको जो चीज पढ़ा रहे हैं वो अपने मुंह से नहीं बताना होता है, बल्कि वहाँ विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी वो पाठ खुद अपने मुंह से बताते हैं। तो ये पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको विद्यार्थियों के मुंह से निकलवाया जाता है। इसके लिए पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो उनको विषय वस्तु से जोड़ता है। तो प्रस्तावना जो प्रश्न पूछते समय वो बहुत सारे इसके जो है घटक होते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, जो प्रस्तावना प्रश्न है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, विषय वस्तु से संबंधित हो और प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता हो। इतनी चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें बच्चे से पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी निकलवाना है, तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चा उत्तर देगा उसे सौर मंडल कहते हैं। अब हमको अगला क्वेश्चन सौर मंडल से ही बनाना है। अब देखिए यहाँ सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? विद्यार्थी पता 8 ग्रह हैं। अब आप कहेंगे इन 8 ग्रहों के नाम बताइए। अब इसमें 8 ग्रहों का नाम बताएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो उसके बाद अब कहेंगे इनमें से हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चा कहेगा जब पृथ्वी पर रहते हैं। अब यहाँ पृथ्वी निकल आया, चूंकि हम पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना पढ़ा रहे हैं तो पृथ्वी निकल आया। फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें बच्चा जो है क्या कहते हैं उसके लिए समस्यात्मक बन हो जाए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? अब बच्चा पहले से पढ़ा नहीं है, तो क्या कहते हैं बच्चा नहीं बता पाएगा, उसको हो सकता कोई बता भी दे। तो लेकिन जो है उसके लिए ज्यादातर के लिए समस्यात्मक रहेगा, तो उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाता है समस्यात्मक। तो जैसे ही बच्चा मान लो ज्यादातर क्लास में बच्चे इसमें रुक जाते हैं, तो हम यहाँ पर उद्देश्य कथन कर देते हैं, ठीक है बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये इस तरह से हम बोल देते हैं। अच्छा, उद्देश्य कथन में ये क्यों बोलते हैं हम लोग अध्ययन करेंगे? हमेशा ये नहीं कहेंगे हम आज आपको अध्ययन कराऊंगा, या हम आज आप लोगों को क्या है इस पाठ को पढ़ाऊंगा या अध्ययन करवाऊंगा, ऐसा नहीं बोला जाता। हमेशा उद्देश्य कथन कहा जाता, ठीक है विद्यार्थियों, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे अर्थात, क्योंकि लर्निंग जो है क्या कहते हैं लर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें दो पोल होते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी। तो शिक्षक सिखाता भी है और सीखता भी है, इसलिए अध्ययन करेंगे, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अध्ययन करेंगे। ये कहें मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्ययन कराऊंगा या सिखाऊंगा, तो थोड़ा डिक्टेटरशिप वाली भाषा होती है जो टीचिंग स्किल में नहीं आती है। तो हमेशा अध्ययन करेंगे, हम और आप दोनों मिलकर अध्ययन करेंगे, ये अच्छा माना जाता है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न इस तरह से जो है क्या कहते हैं पूछे जाते हैं, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। इसमें विशेष रूप से यहाँ प्रश्न उत्तर, उत्तर से प्रश्न, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, ये चेन रहना चाहिए, श्रृंखलाबद्धता रहनी चाहिए। तो ये पहली डिवाइस हो गई। दूसरा, प्रस्तावना जो है निकालने के लिए कई युक्तियां लगाई जा सकती है। मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रश्नों के द्वारा क्या कहते हैं प्रकरण नहीं निकल रहा, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो हम जो है क्या कहते हैं कविता सुनाकर भी प्रस्तावना को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी में बहुत सारा सीधे प्रश्न से नहीं बनता है, तो हिंदी में जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं क्या कहते हैं सच्ची वीरता पढ़ा रहे हैं, सच्ची वीरता पाठ पढ़ा रहे हैं, तो अब इसमें प्रश्न बनेंगे नहीं, कैसे सच्ची वीरता को निकाल के लाए हैं प्रकरण बच्चों के माध्यम से। तो इसमें क्या करेंगे, आप कोई कविता क्या कहते हैं यहाँ कोई कविता सुनाएंगे। मान लो आपको 2 लाइन कविता लिखेंगे, जैसे बुंदेले हरमोलो की में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बोलते झांसी वाली रानी थी। मैंने यहाँ कविता लिख दिया, फिर यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ कविता क्या कहते हैं, कक्षा में कविता पढ़ने के बाद प्रश्न पूछते हुए क्या कहते हैं, पहला प्रश्न, बच्चों इस कविता में आपको किसका भाव नियत है? क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई की इस कविता में किस चीज का भाव नियत है? तो बच्चे कहें इसमें मैडम या सर जो वीरता का भाव नियत है। तो कहें ठीक शाबाश। फिर आप कहेंगे वीरता से परिपूर्ण कोई और कविता का नाम बताइए, तो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप उद्देश्य कथन कर देंगे, ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसी तरह वीरता से परिपूर्ण एक अन्य कविता क्या कहते हैं सच्ची वीरता नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो ये कविता सुनाकर भी जो क्या कहते हैं प्रस्तावना निकल गई। इसी तरह कहानी सुनाकर भी, मान लो कोई पाठ है क्या कहते हैं माँ की ममता, तो माँ की ममता कैसे निकाले? तो कोई हाइपोथेटिकल कोई आपने कोई स्टोरी सुनाई माँ से संबंध, जिसमें माँ की ममता को व्यक्त किया गया, फिर कहानी यहाँ लिख के फिर पूछे प्रश्न, बच्चों इस कहानी में या सुनाने के बाद
प्रश्न पूछे बच्चों इस कहानी में किसका भाव नियत है, किस चीज को दिखाया गया, किसकी ममता दिखाई गई, तो बच्चा कहेंगे माँ की ममता दिखाई गई। तो फिर आप कहेंगे समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, अच्छा ये बताइए माँ की ममता से संबंध कोई अन्य पाठ का नाम बताइए। तो बच्चों को नहीं पता होगा, हो सकता है किसी को पता हो, तो बच्चे अक्सर बच्चे इसमें अटक जाएंगे। तो आप उद्देश्य खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों आज हम लोग इसी तरह की माँ की ममता से संबंधित एक अन्य कविता, माँ की ममता जो भी है नामक कविता का अध्ययन करेंगे, नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से क्या कहते हैं प्रस्तावना निकालने की कई डिवाइस होती हैं। आप प्रश्नों द्वारा प्रश्न पूछ के प्रस्तावना निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं कहानी सुना के प्रस्तावना निकाल सकते हैं, कविता सुना के प्रस्तावना निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कहते हैं चित्र दिखाकर प्रस्तावना निकाल सकते हैं। तो प्रस्तावना निकालने की कई डिवाइस होती है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, किस तरह का विषय है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं आप अपनी प्रस्तावना निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लो यदि आप इतिहास विद्यार्थी हैं तो उसको प्रस्तावना कैसे निकालेंगे, इसको हम ज्यादा इसलिए बता रहे हैं, विशेष एग्जाम्पल देके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रस्तावना आपको क्या कहते हैं बार बार परेशान करेगी। जैसे मान लो इतिहास विद्यार्थी हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें पढ़ा रहे हैं क्या कहते हैं गांधी जी का जीवन परिचय। तो आप पहला प्रश्न क्या बना सकते हैं, आप बनाइए क्या कहते हैं बच्चों बताओ हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चे कहेंगे भारत। तो कहें ठीक बहुत अच्छा, भारत देश कब आजाद हुआ था, अगला क्वेश्चन। तो बच्चे कहें 15 अगस्त 1947। ठीक बहुत अच्छा। तो अगला प्रश्न पूछे ये बताओ 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अब उस आजादी में किन किन महापुरुषों का योगदान था। तो बच्चे बहुत सारे नाम बता दें, गांधी, भगत सिंह, क्या कहते हैं टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, आदि आदि नाम। तब फिर आप कहेंगे इनमें से बापू के नाम से किसे जाना जाता था। तो बच्चा तुरंत कह देगा महात्मा गांधी को। तो ये महात्मा गांधी निकल आएगा। फिर आप कहेंगे महात्मा गांधी की समस्यात्मक बनाए, महात्मा गांधी के जीवन परिचय के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चों को समस्यात्मक होगा तब आप उद्देश्य खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों आज हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस आपका काम हो गया। तो इस तरह से प्रस्तावना को बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना निकल गया, उसके बाद सीधे हम क्या कहते हैं अपने इस कंटेंट पर आ जाते हैं जो हमको पढ़ाना है। अब जैसे हमने इस प्लान में क्या कहते हैं हमको पढ़ाना था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें होती हैं। तो पहली परत तो हम इसको लेंगे, तो यहाँ क्या कहते हैं उससे पहले ये समझ लीजिए प्रस्तुतिकरण है कि इस पाठ को प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। तो यहाँ कुछ लोग मान लो कुछ लोग अनुमति में भी बनाते हैं, तो क्या कहते हैं वहां वो लिख देते हैं पाठ की सुविधा के अनुसार इसका प्लान का 2 अनुमति विकास किया गया है जो भी। तो जो कि मेरा मानना है कि अनुमति जो है गद्य में होता है, बाकी जो साइंस में या क्या कहते हैं आर्ट्स आर्ट जो ह्यूमैनिटीज विषय हैं उनमें अनुमति नहीं होता है, क्योंकि इसमें शिक्षण बिंदु मान लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने हैं, तो 3 बिंदु हैं। पहले क्या कहते हैं क्रस्ट बता दिया, मेंटल बता दिया, तीसरे में और बता दिए। यहाँ अनुमति बांटना प्रासंगिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। हालांकि कुछ लोग बनाते हैं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। तो अब हम समझते हैं यहाँ लिखा जाता शिक्षण बिंदु, यहाँ छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका क्रियाएं। इसमें कुछ बच्चे छात्राध्यापिका क्रिया लिख देते हैं, क्रिया नहीं लिखना चाहिए, हमेशा क्रियाएं लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ तो प्रश्न भी पूछते हैं, स्पष्टीकरण भी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, व्याख्या करते हैं, कई तरह की क्रियाएं करते हैं, इसलिए क्रियाएं लिखा जाता है। यहाँ भी विद्यार्थी क्रियाएं लिखेंगे, यहाँ शामपट कार्य लिखेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं, तो 3 परत का आप पहला लेंगे, क्रस्ट को ले लिया। तो क्रस्ट, अब ऐसा नहीं कि हाँ क्रस्ट को आप सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अगर सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या कहते हैं बच्चा सही से समझेगा नहीं, उसका महत्व नहीं समझेगा, सही समझेगा नहीं, क्योंकि आप सीधे पढ़ाने लगेंगे उसका मतलब नहीं होता है। तो जो अच्छे टीचर होते हैं तो क्या कहते हैं जो भी पढ़ाते हैं उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ के लाते हैं, बच्चे का जो है बेसिक कंसेप्ट से जोड़ के लेते हैं, भूमिका से जोड़ के लाते हैं। जैसे आप या तो क्या कहते हैं कृष्ण के बारे में सीधे बताना स्टार्ट कर दो तो बच्चा कम उसमें मन लगेगा, उसका जो है कम मन से सुनेगा, या उसको प्रश्नों के माध्यम से उससे जोड़ लीजिए उसको। तो यहाँ पर जितने अच्छे से आप विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे उतना आपको अच्छा माना जाता है। और उन विकासात्मक प्रश्नों को थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं उसका, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में ऐसा नहीं बनाते हैं कि मान लो आपने क्रस्ट डाला, वो प्रॉपर्टी डाला, बच्चा क्वेश्चन बना देगा हाँ क्या कहते हैं क्रस्ट किसे कहते हैं। अरे भाई ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ। अरे अब आपने सीधे पूछ लिया विकासात्मक प्रश्न में डाल दिया क्रस्ट किसे कहते हैं, तो क्रस्ट किसे कहते हैं
अरे भाई, कृष्ण के बारे में बच्चों को पता होता तो तुम्हारे पढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो बच्चों को कृष्ण के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ सीधे डायरेक्ट जो भी शिक्षण बिंदु उसके बारे में डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। जैसे पदार्थ व्यवस्थाएं पढ़ा रहे हैं तो आपको सीधे नहीं बताना कि हाँ क्या कहते हैं, यहाँ ठोस पढ़ा रहे हैं तो ठोस किसे कहते हैं ना, उसको थोड़ी पता है। उससे संबंधित प्रश्न पूछिए पहले। तो जैसे मान लो क्या कहते हैं, भूप्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न क्या होगा, भूपट भूप्रॉपर्टी को संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा? तो बच्चा बोलेगा भू प्लस प्रॉपर्टी। फिर अगला प्रश्न आप करेंगे, भू का मतलब क्या है? तो क्या पृथ्वी। उसके बाद अगला करेंगे, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? परत। फिर आप कहेंगे अब भूप्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? तो बच्चा कहेगा पृथ्वी की परत। तो अब उसको ये समझ में आ गया आखिर भू प्रॉपर्टी ये है क्या, अर्थात तो समझ में इतने में आ गया ये पृथ्वी की कोई परत होती है, परत है। तो इतनी बात उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो उसको भी अच्छा मनोबल उसका अच्छा हुआ कि नहीं मैं बता ले जा रहा हूँ, उसका पूर्व ज्ञान भी चेक हो गया। अब आप उसका क्या कहते हैं, जो क्रस्ट है इसके बारे में, भू प्रॉपर्टी है इसके बारे में विस्तार से उसको जो है बढ़िया साहब जो है यहाँ समझाएंगे, ना अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण मतलब जो जो भी भू प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्पष्टीकरण पूरा करेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण की जगह छात्राध्यापक कथन भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे लोग छात्राध्यापक कथन भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। चाहे स्पष्टीकरण लिख लें, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर भूपट पट्टी के बारे में आपने जितना आपके पास नॉलेज है वो बढ़िया से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों को यहाँ समझाइए। और टीचिंग एड बना के लाइए। जैसे मान लो ये टीचिंग एड है, इस टीचिंग एड को बना के लाइए, इसके माध्यम से भूपट पट्टी को समझाइए कि हाँ ये क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसमें ये चीजें पाई जाती, इससे बनी किससे बनी होती है, इसमें क्या क्या वनस्पतियां होती हैं, क्या काम है इसका। तो ये सारा अच्छे से इसमें बताइए। अब आपने भूपटि पढ़ा दिया, उसके बाद आता है क्या कहते हैं, इस तरह के उसको चित्र के माध्यम से उसको जो है मॉडल के माध्यम से अच्छे से समझा दीजिए। जब बच्चा समझ जाएगा तो उसके बाद क्या कहते हैं, उससे बोध प्रश्न पूछना है। तो जैसे पिछला उसमें जो है बोध प्रश्न पूछना था, तो उसके बाद जो है अगला आता मेंटल। तो मेंटल के बारे में क्या कहते हैं, फिर उसी तरह से है कि सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। तो मेंटल है तो पहला प्रश्न आपका हो सकता है मेंटल का अर्थ क्या होता है। अब बच्चा अब ये नहीं पूछेंगे, अब जो नहीं जानते वो सीधा प्रश्न लिखेंगे मेंटल किसे कहते हैं। अरे भाई मेंटल उसको पता होता मेंटल पर क्या है तो वो बता देता, तो आपको पढ़ाने की जरूरत क्या। अब सीधे जो शिक्षण बिंदु डालेंगे उसके उससे संबंधित सीधे क्वेश्चन नहीं यहाँ पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ के लाया जाता है, क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि से जोड़ के लाया जाता है। तो इसमें पूछेंगे मेंटल का क्या अर्थ होता है, पहले प्रश्न बच्चा कहेगा आवरण होता है। तो मेंटल परत किसके आवरण के रूप में कार्य करती है? तो बच्चे बताएगा पृथ्वी के आवरण के रूप में कार्य करती है, मान लो उसने बता दिया, और जो भी बन सकता है क्वेश्चन। फिर आप स्पष्टीकरण कर देंगे मेंटल का, जो मेंटल परत है उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से आप जो है क्या कहते हैं, जो चार्ट बना के लाए या मॉडल बना के लाए उसमें दिखा दिखा के अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से उसकी व्याख्या कर देंगे। जब ये अच्छे से बढ़िया व्याख्या हो जाएगी उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ बच्चा क्या कर रहा होगा, बच्चा की जगह यहाँ पर हमेशा लेकर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। ये काल खाली नहीं छोड़ा जाता, इसलिए यहाँ बच्चों के वाले कॉलम ये लिख दीजिए। उसके बाद इसमें मान लो कोई मुख्य मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द आ गया, कोई मेन डाटा है, डेट, तो उसको क्या करेंगे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखते जाएं, गहराई कितनी है, पृथ्वी का कितना भाग घेरती है, महत्वपूर्ण चीजें जो है ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते रहेंगे। ये पूरा पढ़ा दिया, पूरा समझा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर बोध प्रश्न पूछे। तो हर शिक्षण बिंदु पहले में ही पूछा गया था, इसमें भी हर शिक्षण बिंदु में आप एक बोध प्रश्न पूछेंगे। ये बोध प्रश्न क्या है? बोध प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हाँ क्या कहते हैं सीधे सीधे सतही जानकारी हो। बोध का मतलब होता है समझ। तो प्रश्न यहाँ पर इस तरह से बनाओ ताकि क्या कहते हैं जो आपने पढ़ाया उसके विषय में बच्चा समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बोध प्रश्न बनाते हैं। कुछ लोग बोध प्रश्न नहीं बनाते, लास्ट में पूछते हैं। तो मेरा मानना है कि हर शिक्षण बिंदु के बाद एक या दो या तीन, कम से कम दो बोध प्रश्न पूछ लेने चाहिए। क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि मेंटल बच्चे को समझ में आया कि नहीं। मैंने मेंटल मान लो पढ़ा दिया, उसको अच्छे से व्याख्या कर दी, फिर मुझे क्या पता बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर दो बोध प्रश्न पूछ लेना चाहिए। तो बोध प्रश्न ऐसा हो, ऐसा
कंसेप्चुअल वेट होना चाहिए, समझ पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सीधे सीधे पूछ लें कि हाँ मेंटल किससे बना है, पर ये नहीं। ये पूछो, ये परत क्या कहते हैं, ये परत भूकंप के लिए क्यों उत्तरदायी है, अर्थात मेंटल परत भूकंप के लिए क्यों उत्तरदायी है। अगर इसका जवाब दे दिया, इसका मतलब जो है उसको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से उसमें हलचल होती है, किस तरह भूकंप पैदा होता है। तो ये उसको समझ में आ गया है। समझ आ गया तभी बोध प्रश्न बताएगा। अगर समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो बोध प्रश्न को नहीं बता पाएगा। तो यहाँ ज्ञान लेवल के प्रश्न नहीं पूछना, यहाँ बोध लेवल के प्रश्न पूछना है, बोध लेवल, ताकि ये पता चल जाए हमको बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं। अगर कक्षा के अधिकतर बच्चे इसको बता ले जा रहे हैं तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ अधिकतर बच्चे इसको बोध प्रश्न का, हमारे बोध प्रश्न को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका मतलब मेरे पढ़ाने तरीके में कहीं कमी है। तो मुझको इस मेंटल के कंसेप्ट को फिर क्लियर दोबारा अच्छे से दोबारा को समझाना है, फिर प्रश्न पूछना, बता ले जा रहा, तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हर शिक्षण बिंदु के बाद बोध प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमको पता चल जाए कि बच्चे ने कितना सीखा। चलिए, यहाँ बोध प्रश्न की जगह उत्तर प्रत्याशित उत्तर लिख देते हैं, या आप उत्तर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ प्रत्याशित उत्तर लिखते हैं कि हाँ जो मैंने पढ़ा है उससे जो मैंने पूछा, जो मैं समझता हूँ वो उत्तर बच्चा बताना चाहिए उसको। चलिए इसके साथ साथ अगला शिक्षण बिंदु मान लो कोर है। तो पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना का अगला शिक्षण बिंदु कोर है। तो कोर क्या है, तो कोर से संबंधित हमको क्या कहते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछने हैं, फिर कोई विकासात्मक प्रश्न यहाँ कोर से संबंधित पूछना है। तो जैसे कोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चा बताए किसी चीज का आंतरिक हिस्सा कोर होता है। अब कहेंगे आप पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को क्या कहेंगे, हमारे पृथ्वी किसी वस्तु का आंतरिक हिस्सा कोर होता है, तो पृथ्वी का भी आंतरिक हिस्सा कोर ही होता है, तो बच्चा कहेंगे कोर कहेंगे। तो ये अब से बच्चा समझ गया कि कोर है क्या, किसी चीज का आंतरिक हिस्सा, तो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा क्या है, कोर है। अब इतना पूर्व ज्ञान जोड़ लिया, तब क्या होगा, अब आप यहाँ स्पष्टीकरण, जो भी कोर के विषय में आपको नॉलेज है, जो भी कोर के विषय में पढ़ के आए हैं, उसका बहुत अच्छे से यहाँ क्या कहते हैं डायग्राम के माध्यम से या चार्ट मॉडल के माध्यम से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी यहाँ सुनेंगे और महत्वपूर्ण चीजों को श्याम पट पर आप जो है नोट करेंगे। तो इस तरह चलेगा। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, ये तो उसके लिए हो गया। कुछ मान लो कोई मान लो इतिहास का है, इतिहास का विद्यार्थी है, तो वो कह रहा है कि हम यहाँ विकासात्मक प्रश्न कैसे बनाएं। तो मान लो इतिहास कोई विद्यार्थी है, तो मान लीजिए वो पढ़ा रहा 1857 की क्रांति, तो आपका क्या कहते हैं सीधे या तो 1857 क्रांति कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, सीधे पढ़ाने लोगों तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न बनाना चाहिए। तो आप पहला प्रश्न क्या हो सकता है, तो इतिहास वाले सुने, उसमें हो सकता है कि आप प्रश्न बनाइए, बच्चों ये बताइए, यदि किसी व्यक्ति को सताया जाता है तो क्या करता है, वो कहेगा विरोध करता है। फिर कहेंगे यदि किसी व्यक्ति का शोषण किया जाए, बार बार दबाया जाए, किसी व्यक्ति का शोषण किया जाए, बार बार उसको दबाया जाए, तो वो आखिर में क्या करेगा, तो बच्चे कहेंगे वो आखिर में विद्रोह कर देगा। तो कहेंगे ठीक बच्चों, इसी तरह हम हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे देश के लोगों को लूटा, बहुत परेशान किया, उनको बेइज्जत किया, उनको बार बार बहुत दबाया, सताया। तो हमारे भारतीयों ने परेशान होकर जो है क्या कहते हैं उनसे निपटने के लिए 1857 का क्रांति छेड़ दी, उनसे सीधे जो विद्रोह क्या कहते कर दिया। तो फिर आप विद्रोह के बारे में जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 1857 विद्रोह के बारे में, तब बच्चा ध्यान से सुनेगा, यहाँ ध्यान सुनेगा, मुख्य बिंदुओं को आप नोट करेंगे। तो इस तरह से किसी विषय में कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या कहते हैं विकासात्मक प्रश्न बहुत जरूरी है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आप बहुत सारे लोग ऐसे बना लेते हैं, लेकिन विकासात्मक प्रश्न बहुत जरूरी है। आप इसको समझिए कैसे बनता है। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, और जो जो भी चीज पढ़ाने जा रहे हैं उसको सीधे न पढ़ा के उसको उसके बैकग्राउंड से जोड़ के लाइए, बच्चे को जोड़ के लाइए। और विशेषकर जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ज्यादा, जितने ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं वो पूछेंगे, जितने अधिक से अधिक यहाँ पर पूछेंगे क्या कहते हैं विकासात्मक प्रश्न, वो अच्छा माना जाता है। विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से जो क्या कहते हैं उस शिक्षण बिंदु को समझाना चाहिए, तो बच्चा अच्छे से समझ जाता है, उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बैठ जाता है और उसमें रुचि भी लेता है। तो चलिए आगे क्या है, आगे उसके बाद जो है ये कोर का ही हिस्सा था। उसके बाद मान लो कोर हमने पढ़ा लिया, तो फिर हम बोध प्रश्न पूछेंगे। अब हमने दो बोध प्रश्न पूछ लिए। अब बोध जैसे हम बता चुका, बोध प्रश्न समझ पर आधारित होगा। से कोर का कौन सा भाग तरल अवस्था में पाया जाता है या होता है और क्यों, कोर का कौन सा भाग तरल अवस्था में पाया जाता है और क्यों। क्यों का जवाब दे दिया, इसका मतलब बच्चे को कोर के संबंध में कंसेप्ट क्लियर हो गया।
ठीक है, अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहा, इसका मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप दोबारा से पढ़ाइए, अपने पढ़ाने की स्ट्रेटेजी भी चेंज करिए। इस तरह अगला क्वेश्चन हो सकता है, कोर का अध्ययन कैसे किया जाता है। अब कोर का अध्ययन कैसे किया जा सकता, ये बच्चा तभी बता पाएगा जब उसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा नहीं बता पाएगा। अब आप देख रहे होंगे बोध प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग बनाते ही नहीं, बनवाते नहीं है कि बोध प्रश्न का क्या मतलब है। अरे भाई, बोध प्रश्न बहुत जरूरी है। हर शिक्षण बिंदु के बाद आपको कम से कम 2 बोध प्रश्न पूछ लीजिए, ताकि पता चल जाए बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ प्रत्याश उत्तर जो भी होगा उसका दिया जाएगा। उसके बाद जो है अगला स्टेप आता है निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में क्या होता है कि मान लो आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों को कुछ चीजें निरीक्षण करने वाली होती है। तो मान लो कोई मान लो चार्ट बना के लाए या मॉडल बना के लाए, तो उस वहां आपने टांग दिया दीवार पर चार्ट या मॉडल। अब बच्चों से कहिए, क्या कहते हैं बच्चों, इस चार्ट को या इस मॉडल को देखकर इसमें इसका अवलोकन करिए, इसका निरीक्षण कीजिए कि कहाँ पर जो है क्रेस्ट है, कहाँ पर मेंटल है, कहाँ क्या कहते हैं ये तीनों परतें जो हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उनकी कितनी कितनी मोटाई है, क्या कहते हैं उनका कैसे प्लेट्स बनी है, इसमें क्या कहते हैं इसमें मॉडल देख के इसका आप निरीक्षण कीजिए। तो बच्चा उसमें आप इसे निर्देश दे देंगे और क्या कहते हैं अब बच्चा उसको जो है जाके जो है कक्षा में जो टंगा होगा आपका, जो भी आपके द्वारा बनाया हुआ जो भी चार्ट मॉडल, उसको निरीक्षण करेगा। तो इस तरह निरीक्षण कार्य हो सकता है। या मान लो श्याम पट्ट पे बहुत सारी कोई चीज कराई, तो आप यहाँ आदेश दे देंगे कि हाँ, क्या कहते हैं आप श्याम पट्ट पर जो काम बताएगा उसको नोट कर लीजिए, और क्या कहते हैं ध्यानपूर्वक हो, तो आप जो कक्षा का निरीक्षण कर लेंगे। तो निरीक्षण कार्य भी यहाँ कराया जा सकता है वो कुछ कंडीशन में। कुछ लोग यहाँ जैसे कक्षा कार्य, विशेषकर साइंस में या गणित जैसे विषय में कक्षा कार्य लिखा जाता है। तो निरीक्षण कार्य कक्षा कार्य में थोड़ा अंतर है। अगर आप कोई ऐसी चीज दिखा रहे हैं बच्चा जिसका जाके सीधे निरीक्षण कर रहा है, उसको देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो निरीक्षण कार्य हुआ कराएंगे। यदि कोई ऐसा काम करा रहे हैं जैसे आप मैथ का सवाल दे दिया इसको हल करो, या साइंस का कुछ दे दिया कि इस चीज को उसको प्रूव करो, या कोई चीज दे दिया, या कोई आपने ऐसा टास्क दे दिया ये 5 मिनट के अंदर ये करके दिखाओ, तो आप यहाँ पर कक्षा कार्य लिखेंगे। कोई टास्क फॉर्म कोई काम दे रहे हैं तो यहाँ कक्षा कार्य लिखेंगे। अगर कोई देखने का निरीक्षण करने का अवलोकन करने का कार्य दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं निरीक्षण कार्य लिखा जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मूल्यांकन प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है, क्या कहते हैं, अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है। बहुत सारे जगह मूल्यांकन प्रश्न लेके आता है। कुछ लोग कहते हैं आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिख दीजिए, कुछ लोग मूल्यांकन प्रश्न लिखाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न लिखाते हैं। शिक्षकों में थोड़ा भ्रम रहता है। तो क्या कहते हैं सही क्या है। देखो, पुनरावृत्ति प्रश्न मेरे हिसाब से ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है मूल्यांकन प्रश्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने जो है पाठ पढ़ाने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे, आपने 4 ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक, है कि हमारे पाठ पढ़ाने के बाद बच्चा ये चीज क्या कहते हैं इस चीज का उसको ज्ञान हो जाएगा, इस चीज की समझ हो जाएगी, इस चीज का कौशल प्राप्त कर लेगा, इस और जो जो भी सीखा उस चीज उस नॉलेज का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी कर पाएगा, उपयोग भी कर लेगा। अगर ऐसा कर पाता है तो मान लीजिए आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, आपका जो है टीचिंग बहुत ही सफल रहा, बहुत प्रभावशाली शिक्षण कार्य रहा। अगर नहीं बच्चा समझ पा रहा, इसका मतलब जो है क्या कहते हैं नहीं रहा। तो अब मूल्यांकन कैसे करेंगे। अब मूल्यांकन प्रश्नों क्या कहते हैं कैसे प्रश्न बनाए जाएं, उससे पहले मैं बता दूं, मेरे हिसाब से आप पुनरावृत्ति प्रश्न नहीं लिखना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो पाठ में जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या कहते हैं बोध प्रश्न जो भी पूछे गए या जो भी प्रश्न पीछे पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को फिर पूछ लीजिए। तो ये तो बड़ा मनोवैज्ञानिक हो गया, एक तरीका ठीक नहीं है। तो पुनरावृत्ति मतलब होता है कि जो प्रश्न पीछे के पूछे गए वही प्रश्न फिर पूछ लो। अरे भाई, वो नहीं पूछना। तो ये बारीकी अंतर होता है, लेकिन लोग उसको एक में ही चला देते हैं कि नहीं, चाहे मूल्यांकन लिख दीजिए चाहे पुनरावृत्ति लिख दीजिए, एक ही बात है। एक ही बात नहीं होती। मूल क्या कहते हो, यहाँ पुनरावृत्ति मतलब आपने पीछे प्रश्न पूछे उन्हीं को पूछ लो, तो पीछे पूछे तो उनको फिर यहाँ तुरंत पूछने की जरूरत है क्या। आप मान लो 40 मिनट के बाद फिर वही पूछ लो, क्या मतलब हुआ। मूल्यांकन प्रश्न लिखे जाते हैं कि मूल्यांकन प्रश्न इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि आपने जो क्या कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य तय किए थे, या कि बच्चे को पढ़ाने के बाद ये बच्चा सीख सकेगा,
क्योंकि उसको आपने हमेशा देखा होगा, क्या कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों को फ्यूचर टेंस में लिखा जाता। बच्चा ये हमारे पढ़ाने के बाद ये सीख सकेगा, ये समझ सकेगा, इसकी व्याख्या कर सकेगा, इसका वर्गीकरण कर सकेगा, इस ज्ञान का उपयोग कर सकेगा, तो सकेगा सकेगा में आता है, अर्थात उसको फ्यूचर टेंस में लिखा जाता। उसमें मुझे बताने में थोड़ा ध्यान नहीं रहा था। अब समझ जाइए कि विशिष्ट उद्देश्य फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। तो जो भी हमने वहां विशिष्ट उद्देश्यों में लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो उद्देश्य निर्धारित किया था बच्चे को हम क्या सिखाएंगे, क्या सिखाने में सक्षम होंगे, तो वो ही चीजें यहाँ क्या कहते हैं, उन्हीं चीजों का यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा। कैसे मूल्यांकन करेंगे? जैसे मान लो हमने ज्ञानात्मक लिखा है, इस चीज का ज्ञान हो जाएगा, तो पहले एक प्रश्न यहाँ कम से कम एक दो प्रश्न ज्ञान लेवल का पूछना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ बोध लेवल, एक या दो प्रश्न बोध लेवल का पूछना चाहिए। एक प्रश्न कौशल लेवल का पूछना चाहिए। एक प्रश्न जो है यहाँ क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेवल का, अर्थात अनुप्रयोग लेवल पर आधारित पूछना चाहिए। जैसे मान लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पहला प्रश्न हो सकता है कि हाँ, पृथ्वी क्या कहते हैं, कौन सी परत कौन सी परत का आयतन सबसे अधिक होता है, तो ये सतही जानकारी है। उसने रट रखा होगा, पढ़ रखा होगा, हाँ, इसका परत आयतन सबसे अधिक होगा, तो बता देगा। मान लो मेंटल का सबसे अधिक होता है, तो उसका उत्तर दे देगा विद्यार्थी, जो भी संभावित उत्तर होगा उसका देंगे, दे देगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये हो गया ज्ञान लेवल का, अर्थात सीधे सीधे ज्ञान लेवल का। अगला, पृथ्वी के तापमान में गहराई के साथ वृद्धि क्यों होती है, अब ये बोध लेवल हो गया। तो हमने बोध, वहां बोधात्मक उद्देश्य बनाया था, तो अगर इस क्वेश्चन बता ले जा रहा है, उसका मतलब हमारा बोध लेवल तक का उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिए। अगर बच्चा हमारा ये समझ पा, हर क्वेश्चन कोई बता ले रहा, बोध लेवल का क्वेश्चन बता ले रहा है, तो समझ जाइए हमारा शिक्षण कार्य बोध लेवल तक का हो गया। हम बोध लेवल तक के शिक्षण कार्य, जो बोध लेवल तक का सिखाने में कामयाब हो गए। यदि बच्चा हमारा अगला क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पे जो है कौशल पर आधारित है, तो कौशल पर आधारित यानी किस परत को पृथ्वी का सक्रिय और जीवनधारी भाग माना जाता और क्यों, ये भी क्या कहते हैं, समझ पर आधारित है, तो बोध लेवल का क्वेश्चन है। अगला है, पृथ्वी की परतों को उनके रंग, स्थिति और मोटाई के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बच्चा वर्गीकरण कर ले रहा है। उस वर्गीकरण करने का कौशल या विश्लेषण करने का कौशल तभी आएगा जब क्या कहते हैं, बच्चा समझ गया होगा। तो अगर इस प्रश्न का जवाब दे दे रहा है, अर्थात रंग रंग या स्थिति और मोटाई के आधार पर बच्चा क्या कहते हैं, प्लेटों का वर्गीकरण कर ले रहा है, क्लासिफिकेशन कर ले रहा है, तो मान लीजिए उसका क्या कहते हैं, उसको कौशल स्तर का जो है समझ हो गया, अर्थात उस चीज का विश्लेषण कौशल उसके अंदर डेवलप हो गया, या क्या कहते हैं, उसके अंदर जो भी कौशल होगा वो डेवलप हो जाए। तो कुल मिला के ये है कि कौशल लेवल का ही क्वेश्चन बता ले जाए। उसके बाद होता है अनुप्रयोग, कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा उसका अनुप्रयोग समझ पाया कि नहीं, किसका कहाँ यूज होगा नॉलेज का। अगर अनुप्रयोग भी समझ लिया तो समझ जाइए हम बहुत अच्छे से जो है अपने शिक्षण कार्य में सफल हो गए। जिससे अनुप्रयोग से संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आप पूछेंगे, आप इस पाठ से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे। अगर बच्चा ये बता दिया कि आपने जो ये पाठ पढ़ा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पाठ पढ़ा है, इस ज्ञान जिससे जो प्राप्त ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा बता देता है, इसका मतलब जो है आप जो है बच्चे को बोध क्या कहते हैं, अनुप्रयोग लेवल तक समझाने में या अनुप्रयोग लेवल तक सिखाने में सक्षम रहे हैं, कामयाब रहे हैं। अर्थात आपने जो भी ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग उद्देश्य निर्धारित किए थे, वो आपके उद्देश्य पूरे हो गए हैं। आपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है, अर्थात आप अपने शिक्षण कार्य में बहुत अच्छे से सफल हुए। यदि इनमें से बच्चा क्या कहते हैं, मूल्यांकन करते समय इनमें से बच्चा प्रश्न नहीं बता पा रहा है, मान लो क्या कहते हैं, ज्ञान लेवल का प्रश्न बता दिया, बोध लेवल का बता दिया, ठीक है, ज्ञान लेवल तक का बता दिया, बोध लेवल तक का नहीं बता पाया, तो मान लीजिए आप ज्ञान लेवल तक सिखाने में कामयाब हुए। ज्ञान लेवल का बता दिया, बोध लेवल तक का प्रश्न बता दिया, तो मान लीजिए आप बोध लेवल तक सिखाने में कामयाब हो गए। कौशल तक का बता दिया, तो समझ जाइए आप कौशल लेवल तक का सिखाने में कामयाब हो गए। अनुप्रयोग लेवल, अनुप्रयोग वाला प्रश्न भी बता दिया, अनुप्रयोग वाला प्रश्न भी बता दिया, तो समझ जाइए आप बच्चे को अनुप्रयोग लेवल तक बताने में कामयाब हो गए। यदि आप खाली कौशल तक सिखाने में कामयाब हो गए, अनुप्रयोग नहीं सिखा पाए, नहीं बता पा रहे, इसका मतलब अनुप्रयोग लेवल तक आप सिखाने में कामयाब नहीं हुए, तो दोबारा से फिर पढ़ाइए और अच्छे पढ़ाइए, अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस करिए, ताकि बच्चा अनुप्रयोग लेवल तक समझ जाए। तो अब आप समझे होंगे मूल्यांकन हम करें किसका, जब हमने शुरुआत में ही उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया था। इसमें इस प्लान में अक्सर जो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है, हम थोड़ा बताने उसमें भूल गए थे। तो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा जाता, कैसे लिखा जाता, कि हम हमारे पढ़ाने के बाद विद्यार्थी ये सीख सकेगा, इसकी व्याख्या कर सकेगा, इसका कौशल विकसित हो सकेगा, इस चीज को समझ सकेगा। तो ये जो जो चीजें
हमने बताई थी, इस चीज को समझ सकेगा, इसकी व्याख्या कर सकेगा, इसका कौशल विकसित हो जाएगा, इस चीज का उपयोग कर लेगा, तो वो यहाँ करने में कामयाब हो रहा है। इसका मतलब हमने अपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, विशिष्ट उद्देश्य, उनमें हम कामयाब हो गए। तो उद्देश्य किससे संबंध होते हैं? ये मूल्यांकन जो है विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होता है, अर्थात जो हमने विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए थे वो उनकी हमको प्राप्ति हो गई। यदि हम बच्चा इन क्वेश्चन के जवाब, मूल्यांकन प्रश्न को जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब हम अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हुए हैं, या जिस लेवल तक दे रहा वहां तक ही कामयाब हुए। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, यहाँ पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए, यहाँ मूल्यांकन प्रश्न ही लिखा जाना चाहिए। ये ज्यादा सार्थक है, मनोवैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ठीक है, तो मैं किसी प्लान थोपता नहीं हूँ, आप अपने समझिए सही क्या है। तो सही के आधार पर उसको समझिएगा। तो इसके बाद अगला जो लास्ट है, गृह कार्य। तो गृह कार्य में क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ाया, जो भी पढ़ाया उसको बच्चा समझ गया, अच्छे से हुआ, उसके बाद गृह कार्य देंगे कि गृह कार्य आगे बच्चा करके लाएगा। तो गृह कार्य कैसे दिया जाता है? तो गृह कार्य को हमेशा टास्क फॉर्म दिया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कुछ बच्चे गृह कार्य में लिख देंगे, ठीक है बच्चों, पढ़ाए गए पाठ को याद करके लाइए, या इस पाठ का क्या कहते हैं, कोई कुछ ही से बता दें कि उस पाठ को याद करके आइए, उसको समझ के आइए, ऐसे नहीं लिखा जाता। क्या आप याद करके आया कि नहीं आया, कैसे आप चेक करेंगे? हमेशा गृह कार्य को टास्क फॉर्म दिया जाता है, ऐसा कार्य दिया जाता है बच्चा कॉपी पे करके लाए, बना के लाए, कुछ करके लाए। जैसे इसमें हमने दे दिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक सुंदर रंगीन चित्र बनाइए और उसमें भूपटल को अलग अलग रंगों से दर्शाइए। अब इतना सारा करके लाए कि टास्क फॉर्म हो गया। तो कोई भी आप गृह कार्य दे रहे हैं, जैसे हम मान लो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं, तो गृह कार्य क्या देंगे कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के उदाहरण लिख के लाइए, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अलग अलग उदाहरण लिख के लाइए। अगर बच्चा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अलग अलग उदाहरण क्या कहते हैं लिख के ले आ रहा है, उसका मतलब उसको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप जो भी पाठ पढ़ाते हैं, जो भी लेसन पढ़ाते हैं, उसका इसी तरह टास्क फॉर्म में ही क्या कहते हैं उद्देश्यों को लिखा जाता है। तो टास्क फॉर्म हमेशा उद्देश्यों को लिखना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लेसन प्लान के संबंध में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और नहीं क्लियर हुआ हो, कहीं भी डाउट हो तो हमको बताइएगा, मैं अलग अलग वीडियो इसका बना दूंगा। है क्या, हम लोग इसको और अच्छे से और डिटेल्स बना सकते हैं, इसको कम से कम हमको 2-2.5 घंटे में समझाते तो उसको बहुत अच्छे से समझ जाता। क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी है, टीचर भी बहुत सारी चीजों में बाउंड हो गए हैं, इसलिए हमने उसको बहुत कम समय में 1 घंटे के अंदर समेटने का प्रयास किया है। यदि हम इसको 2 घंटे बनाते तो हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाते, और बहुत जल्दी जल्दी बोलने में हमारा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी बिगड़ जाता है, वो भी क्या कहते हैं ज्यादा बेहतर रहता है। तो लंबा आप वीडियो देखते नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी संक्षेप में इसको जो है कैसे समेटा जाए, इसके लिए हमने बहुत संक्षेप में समेटने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो उसको आपको फायदा होगा, और साइंटिफिक तरीके से प्लान डेवलप करने में आप कामयाब हो सकेंगे। तो क्या कहते हैं, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसी तरह के हम क्या कहते हैं अलग अलग माइक्रो टीचिंग पर वीडियो बनाने वाले हैं, और क्या कहते हैं इसके अलग अलग पार्ट पर भी कोशिश करूंगा ताकि डिटेल्ड वीडियो बना दूं, ताकि किसी को ना समझ में आ पाए। तो अलग अलग जैसे क्या कहते हैं सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों में क्या अंतर है, तो उनको अलग वीडियो बना दें तो और की क्लैरिटी आ जाएगी। तो उस पर कोशिश करूंगा। आगे वीडियो हमारे देखते रहिए, हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। जय हिंद।